पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1914 में जो विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था उससे रुपये के विनिमय दर में काफ़ी परिवर्तन आ रहा था और 1919 तक में हम देखते हैं कि यह विनिमय दर घटती और बढ़ती रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 में हेनरी वेबिंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में कई विशेषज्ञों की एक समिति भारतीय मुद्रा के तथा उसकी विनिमय दर पर युद्ध के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए और स्थायी तौर पर स्वर्ण से विनिमय दर को निश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति ने बहुमत से यह सिफारिश की थी कि 1 रुपये का मूल्य 2 शिलिंग पेंस रखा जाए तथा उसकी विनिमय दर शुद्ध स्वर्ण के 11.30016 ग्राम निश्चित की जाए, यानी कि वह पौंड का यानी कि सॉवरेन स्वर्ण का 1/10वां भाग हो। इसका भारतीय सदस्य DM दलाल ने जो अब दर रखी गई थी कि 2 शिलिंग और 6 पेंस, उसका उन्होंने विरोध किया था। उसका तो समर्थन किया था, परंतु उन्होंने यह कहा था कि आगे भी इस दर का अध्ययन किया जाए और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसका मूल्य जैसा हो वह निश्चित किया जाए। परंतु उनके इस मत का समर्थन नहीं किया गया और इस कारण से अप्रैल 1925 में स्टर्लिंग का मूल्य वापस से विनिमय दर के आधार पर चेंज किया गया और 1 रुपये की विनिमय दर पुनः 1 शिलिंग और 6 पेंस निर्धारित कर दी गई। इंग्लैंड की सरकार ने 1925 में एडवर्ड हिल्टन यंग की अध्यक्षता में पुनः एक आयोग की नियुक्ति करी और इसे भारत के हित में मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु नियुक्त किया गया था। इनकी जो सिफारिशें थी वह निम्न थी, जिसमें पहला, भारतीय बाज़ारों में वस्तुओं की कीमतों ने विश्व के अन्य बाज़ारों के मूल्यों से एक बड़ी सीमा तक अपना संतुलन बना लिया है। अतः 1 भारतीय रुपये की विनिमय दर अब 1 शिलिंग और 6 पेंस ही निर्धारित की जाती है। दूसरा, कागजी मुद्रा का स्वर्ण स्टैंडर्ड रिजर्व के साथ में बैलेंस रखा जाए, मतलब आप जितनी नोट छाप रहे हैं उतना ही आपका सोने का रिजर्व रखा जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि चौथा, एक केंद्रीय बैंक की नियुक्ति की जाए और अब चौथा होगा, उन्होंने इस आयोग ने एक सिफारिश और करी कि एक स्वर्ण बुलियन स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड बनाया जाए, जिससे कि स्वर्ण की मुद्रा की प्रचलन करने की ज़रूरत ही नहीं रहे और ना की जाए स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की जाए, बल्कि भारतीय मुद्रा के सर्वोच्च अधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह 1 रुपये की कीमत के आधार पर 400 औंस सोना खरीद और बेच सकता है, यानी रुपये की कीमत में 400 औंस सोना कर दिया। परंतु सोने का जो निर्धारण किया गया था वह सोने में किसी भी चीज़ का क्रय और विक्रय नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इन चारों सिफारिशों को भारतीय सदस्य
पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने यह मांग करी कि भारतीय रुपये का मूल्य 1 शिलिंग और 6 पेंस के स्थान पर 4 पेंस, 1 शिलिंग और 4 पेंस माना जाए, परंतु उसको नहीं माना गया। सरकार ने यंग आयोग की बहुत सारी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया और मार्च 1927 में मुद्रा अधिनियम के रूप में इसको पारित कर दिया, जिसके कारण से अब भारत में एक नई स्वर्ण बुलियन स्टर्लिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब 1 रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग और 6 पेंस ही निर्धारित कर दिया गया, परंतु जनता ने इसका विरोध किया और यह विरोध हम देखते हैं कि 1939 तक लगातार चलता ही रहा है। और 1927 से 30 के मध्य में तो विरोध काफ़ी ज़बरदस्त रहा, और क्योंकि विनिमय दर भी 1 शिलिंग और 6 पेंस निर्धारित कर दी गई थी और पूरे विश्व में आर्थिक संकट था, तो इस समय भारतीय व्यापार को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। निर्यात में भी कमी आ गई थी और विनिमय दर अधिक होने के कारण भारत को आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। सितंबर 1931 में भारत सरकार ने स्वर्णमान, जो अभी 1927 में तय किया गया था कि स्वर्ण बुलियन स्टर्लिंग व्यवस्था जो थी, उसमें से उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया था और अब रुपए को सीधे स्टर्लिंग से ही संबद्ध कर दिया था। मगर इससे रुपये का फिर अवमूल्यन हुआ, मतलब उसमें गिरावट आई और भारतीय रुपये में सोने का मूल्य बढ़ गया। क्योंकि सोने से संबद्ध नहीं रहा तो उसका जो विनिमय दर होती उस आधार पर ही वह सोने का मूल्य भी निश्चित होता, परंतु अब भारतीय रुपये में सोना अलग हो गया तो भारतीय रुपये में सोने का मूल्य बढ़ गया। अगस्त 1931 में बॉम्बे में 1 तोला सोने की कीमत 21 रुपये 4 आना थी, जो बढ़ कर के 1935 में हम देखते हैं कि 36 रुपये और 12 आना हो गई थी। लेकिन रुपये की विनिमय दर जो थी वह 1 शिलिंग 6 पेंस ही थी, और जिसके कारण से अन्य देशों के मुकाबले में भारत में सोने का मूल्य कम हो गया। फलस्वरूप 1931 से मार्च 1941 तक 43 मिलियन औंस सोना 32 रुपया 12 आना प्रति तोला की दर से निर्यात किया गया। तो कितना अधिक मात्रा में सोना यहाँ से गया, क्योंकि भारतीय रुपये की कीमत विनिमय दर बढ़ी हुई थी। भारतीय जनता ने इस बिक्री को देश के हित में नहीं माना और इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि सरकार को इसका निर्यात रोक करके देश में सोने के भंडार को बढ़ाना चाहिए, ना कि सोने का निर्यात करें। इस बीच 1939 से 44 तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुद्रा नीति को पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस समय वैसे भी मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई थी। युद्ध के कारण भारत सरकार पर स्टर्लिंग भुगतान का भी भार बढ़ गया था। अतः रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स के सुझाव पर मुद्रा प्रचलन को पुनः सीमित करने की कोशिश की गई थी। 1943 से 46 के मध्य 7.5 मिलियन औंस सोना बेचा गया, जबकि हम देखते हैं कि 31 से 41 के बीच में 43 औंस सोना भारत से बाहर गया था। 1944 से 46 तक ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रिजर्व बैंक ने 50 मिलियन औंस चांदी यहाँ से बेची।
इन दोनों धातुओं की बिक्री मुद्रास्फीति को रोकने का एक उपाय था। 1935 से 47 तक भारत सरकार की मुद्रा नीति का जो हम अध्ययन करते हैं उससे जो हम क्लियर होता है वह ये कि इस अवधि में मुद्रा की कुल मात्रा के जारी करने की अपेक्षा भारतीय रुपये की स्वर्ण के साथ विनिमय दर और स्वर्ण मान पर ज़्यादा जोर दिया गया। और यह बात सही है कि मुद्रा कितनी जारी की जाए यह नहीं देखा गया, वरन यह देखा गया कि विनिमय दर भारत रुपये की किस प्रकार से ठीक की जा सकती है। वास्तव में बैंक व्यवस्था का समुचित विकास न होने से तथा जनता का बैंकों में अपनी पूंजी जमा न कराने के कारण ऐसा किया गया था। बैंकों में धन जमा न कराने की से भारतीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। और इस समय की जो मुख्य समस्याएं थी वह यह थी कि भारत के लिए एक स्थायी मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन करना और चांदी का भारतीय रुपये में चांदी के जो भारतीय रुपये थे उसका इंग्लैंड की स्वर्ण मुद्रा के साथ विनिमय दर को निश्चित करना, स्वर्ण तथा चांदी के सुरक्षित भंडार की मात्रा को निर्धारित करना था। तो ये समस्याएं ब्रिटिश सरकार के समक्ष बहुत आ रही थी और इसी पर ही उन्होंने ध्यान भी दिया था। परंतु वास्तव में इस समय में विभिन्न हितों और शक्ति के केंद्रों, भारत के व्यापारिक समुदाय, भारत सरकार और इंडिया ऑफिस तथा भारतीय विचारों का इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जो मुद्रा नीति इन्होंने अपनाई थी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था और इस समय की मुद्रा नीति में भारतीय हितों की अपेक्षा इंग्लैंड के हितों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये आपका मुद्रा नीति का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिस्कल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई, उस पर बात करेंगे। थैंक यू।